हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कृष्णा लोहान। स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक रहेगा व्यवहारवाद का क्या अर्थ है। व्यवहारवाद को फुली डिटेल में आपको बताऊंगी मैं, इसका अर्थ, इसकी विशेषताएं, साथ में हम इसके प्रकार हैं या इसकी आलोचनाएं हैं। हर तरह से, जिस तरह से भी ये क्वेश्चन तैयार होता है, मैं आपको वेरी डिटेली आज समझाने जा रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको आपके कंटेंट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं, जितने भी नोट्स हैं, आप यहाँ पे सबसे पहले पा सकें। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इसमें देखिए, व्यवहारवाद का अर्थ क्या होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक विश्लेषकों ने, यानी कि जो एनालिसिस करते हैं राजनीति विज्ञान का, उन्होंने राजनीति शास्त्र को व्यक्तिगत मूल्यों, जो हमारे पर्सनल मूल्य होते हैं, जिस तरह से जितनी भी अच्छी भावनाएं हैं, या आंतरिक विवरणों तथा कल्पनाओं के भंवर जाल से बाहर निकालकर उसे अनुभववादी और क्रियात्मक बनाने के जो प्रयास किए, उसे व्यवहारवादी आंदोलन कहा जाता है। व्यवहारवाद का उदय ही सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज को कंप्लीट करने या उनसे जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उनको सुलझाने के लिए व्यवहारवाद का उद्गम हुआ था। तो दोस्तों, इसमें यही बात बताई गई है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो भी राजनीतिक हमारे विद्वान रहे हैं, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को व्यक्ति के मूल्य या उसके आंतरिक विवरण हैं या उसकी कल्पनाएं हैं, उनको बाहर निकाल कर या उनसे बाहर निकालकर उसे अनुभववादी क्रियात्मक बनाने के प्रयास किए गए हैं। व्यवहार के ऊपर काम करेंगे तो क्या होगा, उससे हमें अनुभव मिलेगा। साथ में अनुभव मिलने के उसके बाद क्या है, क्रियात्मक, यानी कि एक कोई भी पर्सन है तो वो एक्टिव होगा, उसे व्यवहारवाद कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें कि यह एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों या दृष्टिकोण के अधिक निकट लाना। किसको निकट लाना? आधुनिक मनोविज्ञान के राजनीतिक अध्ययन को। जितना भी काम हो रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, रिसर्च जिसके ऊपर की गई है तो वो राजनीतिक अध्ययन के ऊपर की गई है, उसको जोड़ा गया है आधुनिक मनोविज्ञान से, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र से। और इन तीनों में ही सिद्धांत, पद्धतियाँ, जितनी भी खोज या दृष्टिकोण है, वो इसके और नज़दीक लाई गई। राजनीतिक विज्ञान के अनुभाविक तत्वों को अधिक वैज्ञानिक बनाना। डेविड ट्रेमन ने कहा है, इसमें आप कोटेशन ऐड कर लीजिए, इसमें व्यवहारवाद में शासन की प्रक्रिया से संबंध रखने वाले व्यक्तियों और समूहों के समस्त कार्य, अंतक्रियाएं आ जाती हैं। व्यवहारवाद में शासन की प्रक्रिया से संबंध रखने वाले जितने भी नेता मंत्री हैं, उनके व्यक्तियों और समूहों के समस्त कार्य और अंतक्रियाएं इसमें आती हैं व्यवहारवाद में। यानी कि जो भी वो काम करते हैं या जो भी उनके दृष्टिकोण होते हैं, वो सारी चीज़ें व्यवहारवाद में काउंट होती हैं। इसके अध्ययन क्षेत्र में मतदान व्यवहार, विधानमंडलीय व्यवहार, न्यायपालिका व्यवहार, प्रशासनिक व्यवहार, सामुदायिक व्यवहार या अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार, व्यवहारवाद के विश्लेषण जैसे समूह, शक्ति, निर्णय, नीति निर्माण तथा व्यापक अवधारणाओं जैसे व्यवस्था, क्षेत्र, प्रक्रिया, संचार आदि को शामिल किया जाता है। ये क्या है, इसके क्षेत्र हैं। अब इन क्षेत्रों को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तुलनात्मक राजनीति। अब देखिए, पक्ष विपक्ष होता ही है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है। पक्ष विपक्ष के हिसाब से राजनीति को तुलनात्मक रूप दिया जा सकता है। आप इसमें एग्जाम्पल भी सेट कर सकते हैं। मतदान व्यवहार है दूसरा पॉइंट इसका। व्यवहारवाद में मतदान व्यवहार भी माना जाता है कि किस तरह से मतदान हो रहा है, प्रक्रियाएं क्या रही हैं उस पर, उनमें क्या नीतियां व मूल्य अपनाए गए हैं, राजनीतिक सिद्धांत व उपागम क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। इसके क्षेत्रों में कार्य क्षेत्र बोल सकते हो, संकल्प शक्ति, प्रक्रियाएं, निर्णय समूह, संरचना आदि अवधारणाएं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। राजनीतिक दल, बड़ी पार्टीज आप जानते हैं, फिर स्टेट पर लेवल पर भी हैं, दबाव समूह जितने भी हैं, पक्ष विपक्ष हैं, व्यवस्थापिकाएं भी इसमें शामिल हैं। नए नए उपकरण और नई नई प्रविधियाँ, प्रोविजंस इसमें शामिल हैं।
छोटे समूहों, संगठनों का व्यक्ति और समष्टि रूप, ये भी इसमें शामिल है। आप देख सकते हो कि अगर बड़े समूह में बहुमत क्यों नहीं आता है, क्योंकि छोटे समूह संगठन जो है वो भी इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं और वोटों का जो है बंटवारा हो जाता है। तो वोटों को ज़्यादा से ज़्यादा पाने के लिए बड़े रूप में बड़े बहुमत प्राप्त किए जाने जरूरी है। क्रिया व प्रक्रिया की विधियाँ, जिस तरह से जो भी इलेक्शन प्रोसेस है या जो भी किसी का भी नॉमिनेट होना कैंडिडेट का, या उसके जो कार्यस्थल हैं, कार्य हैं, वो सारी चीज़ें भी इसमें कही जाएंगी। व्यक्तियों के आपसी संबंध है, नेताओं के आपसी संबंध है, मंत्रिमंडल है, या फिर केंद्र का राज्य के साथ संबंध भी दिखाया जाना, यह भी व्यवहारवाद में ही आता है। अब उदय कैसे हुआ था व्यवहारवाद का? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के प्रति असंतोष। परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत द्वितीय विश्व युद्ध तक बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों की व्याख्या करने में असफल रहा। कौन रहा? परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के दोषों तथा सैद्धांतिक कठोरता ने, यानी कि जो भी इसका स्ट्रक्चर था वो बहुत ही कठोर था, इन्होंने राजनीतिक सिद्धांतकारों में असंतोष की भावना को जन्म दिया। इसी कारण उन्होंने ऐसे तथ्यों की खोज की जिनसे व्यवहारवादी क्रांति की नींव पड़ी। सबने अपने विचार रखे हैं कि किस तरह का क्या मतलब बिहेवियर होना चाहिए नेताओं के बीच या प्रक्रियाओं के बीच। तो उसकी जब खोज हुई तो क्या हुआ? बहुत बड़ी क्रांति हुई विचारों में। अब द्वितीय विश्व युद्ध की तत्कालिक आवश्यकताओं ने राजनीतिक विज्ञान को नई चुनौती पेश की। जब राजनीतिक विद्वानों ने अपने सिद्धांतों को नई परिस्थितियों के संदर्भ में जांचा परखा तो उन्हें राजनीतिक यथार्थ के प्रतिकूल पाया, यानी कि उसके बिल्कुल खिलाफ पाया उन्होंने, क्योंकि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत अलग थे और जो आजकल जो भी चल रहा है यानी व्यवहारवाद जो चल रहा है वो उसके सिद्धांत अलग हैं। इसलिए राजनीतिक विद्वानों ने अपने शास्त्र को दूर करने के लिए, परंपरागत शास्त्र को दूर करने के लिए नए नए दृष्टिकोण और प्रविधियों की तलाश शुरू की, ताकि ऐसे सिद्धांत का निर्माण किया जा सके जो अन्य प्राकृतिक विज्ञानों के समान ही तथ्यों का अध्ययन करके निश्चित भविष्यवाणी करने में समर्थ हों। इसी कारण से व्यवहारवाद लोकप्रिय हुआ, यानी पुराने परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांतों को छोड़कर नए व्यवहारवादी सिद्धांतों को अपनाया गया, जिसमें नए नए दृष्टिकोण, नई नई प्रविधियों को भी शामिल किया गया। यूरोपीय विद्वानों का योगदान इसमें देखिए। ऑगस्ट काम्टे, दुर्खीम, मार्क्स आदि जितने भी राजनीतिक विद्वान जो कि यूरोपियन विद्वान रहे हैं, उन्होंने व्यवहारवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा की, यानी कि इसको लागू करवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें की। ऑगस्ट काम्टे ने अनुभवकारी पद्धति को विकसित किया और वैज्ञानिक प्रविधियों को सामाजिक तथ्यों पर लागू किया। इसी तरह मार्क्स ने भी सबसे पहले राजनीतिक कार्यों को सामाजिक संदर्भ में व्याख्या की कि समाज में जिस तरह से जितने भी राजनीतिक कार्य हो रहे हैं उनमें व्यवहारवाद को आगे लाया जाए, व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। दुर्खिम ने भी राजनीतिक व्यवस्थाओं के संरचनात्मक क्रियात्मक दृष्टिकोण की व्याख्या की। इन्होंने क्या किया कि राजनीतिक व्यवस्थाओं में जितने भी संरचनात्मक या क्रियात्मक दृष्टिकोण थे उनको और डिटेल में बताया। इस तरह यूरोपियन विद्वानों के प्रयासों के कारण ही व्यवहारवाद का जन्म हुआ था। व्यवहारवाद का मतलब यहाँ पे ये भी बनता है कि राजनीतिक क्षेत्र में जितने भी पुराने परंपरागत सिद्धांत थे, विचार थे, उन सब को बदल कर नई प्रविधियों या नई तकनीकों के द्वारा व्यवहारवाद को इसमें शामिल किया गया, नया व्यवहार लाया गया। सामाजिक विज्ञानों का प्रभाव समाजशास्त्र पे पड़ा, अर्थशास्त्र पे पड़ा, मनोविज्ञान, भूगोल, इतिहास, इन सभी में वैज्ञानिक क्रांति पहले ही आ चुकी थी। इसमें नए नए दृष्टिकोणों का विकास हो रहा था। राजनीतिक विद्वानों ने इस परिवर्तन को देखते हुए सभी राजनीतिक शास्त्र को व्यवहारिक बनाने के प्रयास शुरू कर दिए। उन्होंने एक अंतरशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया और व्यवहारवाद का विकास भी उन्होंने किया। राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना 1903 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना के साथ ही राजनीतिक शास्त्र में व्यवहारवादी शोध कार्य शुरू हो गए। इसके साथ ही सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल ने भी व्यवहारवाद को विकास या विकसित करने में अपना योगदान दिया।
1940 में सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ की स्थापना से व्यवहारवाद को प्रोत्साहन मिला। व्यवहारवाद की विशेषताएं। अब यहाँ पे हम व्यवहारवाद की विशेषताओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। सभी व्यवहारवादी विचारकों ने व्यवहारवाद का विकास करने में अपनी सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन डेविड ईस्टर ने व्यवहारवाद को एक बौद्धिक आंदोलन बनाकर अपना विशेष योगदान दिया। उसने चार्ल्स वर्थ द्वारा संपादित पुस्तक कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस में अपना निबंध द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म लिखकर व्यवहारवाद को और ज़्यादा विकसित किया। अगर बात की जाए कि करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म किसने लिखा, तो इसमें आप किसका नाम लिखेंगे? चार्ल्स वर्थ। डेविड ईस्टर ने इस निबंध के व्यवहारवाद की 8 विशेषताओं का वर्णन किया है। अब विशेषताएं मैं डिटेल में आपको बताने जा रही हूँ। ये विशेषताएं हैं नियमितताएं। किसी भी कार्य में आप अगर व्यवहारवाद को लागू करते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले रेगुलेटरी की ज़रूरत होती है। कोई काम रेगुलर चलेगा तभी उस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब वो काम आपका वेरीफाइड होना चाहिए, यानी कि सत्यापित होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है, यानी किसी भी चीज़ को अगर आप, इससे एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ, अगर आपको कोई भी चीज़ मार्केट में उतारनी है, कोई ब्रांड बनाना है, तो आपको उस चीज़ को रेगुलरली उस पर वर्क करना पड़ेगा, फिर उसको सत्यापित कराना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी। उसमें क्या क्या आपने टेक्निक्स यूज़ की हैं, प्रविधियाँ यूज़ की हैं, वो बतानी पड़ेंगी। फिर आपको उसका प्रमाणीकरण करना पड़ेगा, यानी कि क्वांटिफिकेशन करना पड़ेगा कितना है। फिर उसका मूल्य सेट करोगे आप। मूल्य सेट करने के बाद आप उसको सिस्टमाइजेशन, यानी कि सिस्टमैटिकली तौर पे आप उस चीज़ को लेकर आओगे। फिर वो आपका विशुद्ध विज्ञान बनेगा। विशुद्ध विज्ञान में क्या चीज़ें हो सकती हैं कि आपको व्यवहारवाद, जब पॉलिटिकल साइंस में ही व्यवहारवाद को लागू करना है तो आप उसको विशुद्ध तरीके से, यानी कि जितने भी विचार होंगे, जितने भी दृष्टिकोण होंगे, सभी के सभी उन वैज्ञानिकों या विद्वानों द्वारा सत्यापित होने चाहिए। एकीकरण और समायोजन करके आप उसको किसी भी फील्ड में उस चीज़ को डाल सकते हो, जिससे कि उस फील्ड में बिल्कुल जो विकसित है या विकास हो सके, उसको आप वहाँ पे देखेंगे। अब इसकी कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं, ये भी आप अपने क्वेश्चन में लिखेंगे अगर पूछा जाता है तो। व्यवहारवादी दृष्टिकोण का प्रयोग नीति निर्माण के क्षेत्र में नहीं किया जा सकता, क्योंकि नीति शास्त्र इसका विरोधी है। व्यवहारवादी तकनीकों और पद्धतियों पर अधिक जोर देते हैं, क्योंकि विषय वस्तु पर नहीं देते वो। इसे संपूर्ण विश्व का अध्ययन करना असंभव हो जाता है। इस वजह से व्यवहारवादी दूसरे सामाजिक विद्वानों पर अधिक आश्रित हैं। वे अपने अध्ययन के लिए दूसरे शास्त्रों की प्रविधियां और पद्धतियों पर सबसे ज़्यादा निर्भर रहते हैं। सिबली ने यह कहा है कि व्यवहारवादियों का शोध कार्य समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान से अधिक प्रभावित है, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान में आप देख सकते हैं समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों चीज़ें ही ज़रूरी होती हैं, क्योंकि आप समाजशास्त्र से लोगों को हैंडल करना और मनोविज्ञान से उन पर आप काम करना सीखते हैं। व्यवहारवादियों के आचरण में विरोधाभास पाया जाता है। ये अपने आप को मूल्य निरपेक्षी विद्वान या विज्ञानी मानते हैं, लेकिन इनका अध्ययन मूल्य निरपेक्ष नहीं है। ये स्वयं दूसरे शास्त्रों की पद्धतियों का ही प्रयोग करते हैं, फिर भी किसी अन्य अध्ययन पद्धति को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है, यानी अपने सिवा किसी भी और पद्धति को मान्यता नहीं देते हैं। इसकी आलोचनाओं के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। व्यवहारवादियों ने मानव का विज्ञान प्रस्तुत करने में अब तक असफलता प्राप्त की है। हिंज युलाउ, किर्कपैट्रिक, डाहल आदि का कहना है कि करोड़ों डॉलर खर्च करने के बाद भी व्यवहारवादी एक विश्वसनीय, व्यापक, सत्यापित और संतोषप्रद राजनीति का विज्ञान बनाने में अब तक असफल रहे हैं। व्यवहारवादी इस बात को भूल जाते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों और राजनीतिक विज्ञान के तथ्यों में बहुत अधिक अंतर होता है। इस दृष्टि से पद्धतियों और प्रविधियों का दोनों में समान रूप से प्रयोग करना असंभव होता है। राजनीतिक वैज्ञानिक प्राकृतिक विद्वानों की पद्धतियों को राजनीतिक विज्ञान में थोपने का प्रयास करते हैं, यानी कि जितनी भी उनकी पद्धतियाँ होती हैं या जो उनकी ये प्रविधियाँ होती हैं, उनको वो दूसरे उसमें थोपने की कोशिश करते हैं। इन दोनों विज्ञानों को समान बनाने का प्रयास तर्कसंगत नहीं है। एवरी लिसरसन का कहना है कि व्यवहारवादी प्राय
अतर्क संगत और महत्वहीन आंकड़े एकत्रित करने में लगे रहते हैं। व्यवहारवादी दृष्टिकोण संकुचित और काल्पनिक है। ये अभी इसकी आलोचनाएं हैं। अल्फ्रेड कार्बन ने कहा है कि यह उपागम मेथड बिना विज्ञान को प्राप्त किए राजनीतिक के खतरनाक चक्कर में बचने के लिए विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा आविष्कृत युक्ति है। ये शिक्षक इंद्रपुरिया कल्पनालोक के निवासी होते हैं, जहाँ मूल्य, इतिहास, संस्कृति, परंपराएं आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। उनको पृथक करके यानी कि उनको अलग करके देखना संकुचित दृष्टिकोण का यानी कि एक नैरो माइंडेड सोच का परिचायक है। व्यवहारवादी राजनीतिक घटनाओं को मूल्यों से पृथक करके देखते हैं, मूल्यों से अलग करके देखते हैं। इसके कारण व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है संकुचित यानी कि नैरो बन के रह गया है। इसलिए व्यवहारवाद से प्राप्त ज्ञान जो है सीमित है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका पूरा पॉलिटिकल साइंस पे ये क्वेश्चन है, यानी कि जो जितने भी राजनीतिक सिद्धांत थ्योरी हैं उन पर व्यवहारवाद का प्रयोग किया गया था और क्यों किया गया था, इसका उदय कैसे हुआ है, इसकी आलोचनाएं, इसकी विशेषताएं मैं आपको यहाँ पे इसके कार्य क्षेत्रों के साथ साथ आपको करा चुकी हूँ। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ईजिली समझ गए होंगे। मेरे हिसाब से तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हालांकि देखिए, व्यवहारवाद है और राजनीतिक विज्ञान है, तो इस क्वेश्चन ने आपको थोड़ा सा टफनेस भी दी होगी, लेकिन अगर ध्यान से देखें और इसके मेन मुद्दों को, मेन विषय को इसको समझें तो कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आप इसको बिल्कुल राजनीतिक विज्ञान के ऊपर थोपे गए या फिर उस पर लगाए गए मेथड के रूप में इस क्वेश्चन को देख सकते हैं।